नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियंस को अपनी डाइट में सोडियम की कंजम्पशन को कम करने की आवश्यकता है, इससे गंभीर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित। वैसे एक हमें ट्रेड पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करना था ना, वो रह गया, मतलब लेट मुझे याद आया, कोई बात नहीं, उसे कल हम कवर कर लेंगे। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स का, एथिक्स इन आईआर से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन ऑनेस्ट हो लेकिन उसमें इंटीग्रिटी नहीं है? मतलब एट द सेम टाइम वो ऑनेस्ट तो है लेकिन इंटीग्रिटी का अभाव है। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? जैसे देखो, कोई पर्सन है, ट्रैफिक लाइट पे रुक जाता है लेकिन सिर्फ ये देख के कि वहां पे पुलिस वाला है। अगर पुलिस वाला नहीं होता तो वो ट्रैफिक लाइट को पार कर जाता। समझ गए? जैसे कोई पर्सन है, रिश्वत नहीं लेता, ऑनेस्ट है, लेकिन सिर्फ ये देख के कि अभी रिश्वत लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो इस केस में वो पर्सन ऑनेस्ट तो है, रिश्वत नहीं ले रहा है, लेकिन उसके मन में यह चल रहा है कि अभी लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मतलब इंटीग्रिटी नहीं है। आसान भाषा में बोलूं, ऑनेस्ट होना, डिसऑनेस्ट होना, यह एक आदत है, हैबिट है। कई बार आप ऑनेस्ट हो सकते हो, कई बार आप डिसऑनेस्ट हो सकते हो, लेकिन इंटीग्रिटी एक वैल्यू सिस्टम है। इंटीग्रिटी मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप ट्रैफिक लाइट का पालन करोगे। पकड़े जाने का डर हो या फिर ना हो, आप रिश्वत नहीं लोगे। यह है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वैल्यू सिस्टम है। तो यह पॉसिबल है कि कोई पर्सन ऑनेस्ट हो सकता है लेकिन इंटीग्रिटी ना हो। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसमें इंटीग्रिटी है लेकिन ऑनेस्टी नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ऐसी सिचुएशन जब उस पर्सन में इंटीग्रिटी तो है लेकिन ऑनेस्टी नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके शहर में दंगे फैल गए और आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आके छिप गया जिसे दूसरी कम्युनिटी के लोग ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आते हैं, पूछते हैं क्या उस कम्युनिटी का पर्सन है, बट आपने झूठ बोल दिया। आपने कहा कि नहीं, वो इस घर में नहीं है। तो यहां पे आपने डिसऑनेस्टी को शो किया, आपने झूठ बोल दिया। बट देखो, इंटीग्रिटी आप में है, वैल्यू सिस्टम आपका अच्छा है, आप उस पर्सन की जान बचाना चाहते थे। तो ये वो सिचुएशन है जब डिसऑनेस्टी है, ऑनेस्टी नहीं है, लेकिन इंटीग्रिटी है, वैल्यू सिस्टम अच्छा है। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो जब भी आपको इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी के बारे में लिखना हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में सोल्ट इनटेक से संबंधित है। मतलब राइटर सजेस्ट करते हैं इस आर्टिकल में कि इंडियंस को अपने खाने में नमक की जो मात्रा है वो कम करनी चाहिए। अभी इंडिया अपनी फूड डाइट्स में ज़्यादा सोल्ट कंज्यूम करते हैं और इससे काफ़ी गंभीर तरह की बीमारियां होती हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? शुरुआत में देखो, राइटर ये बोलते हैं ज़्यादा नमक कंज्यूम करने से ना खाने में काफ़ी तरह की खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती हैं बॉडी में, जैसे हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का होना, हार्ट रिलेटेड डिजीज, स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन तक ना ब्लड की जो सप्लाई जाती है उसमें बाधा आ जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाती है। इस वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन का एक हिस्सा, या फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार की खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है लगातार नमक के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से। WHO ये कहता है कि डेली बेसिस पर एक एवरेज इंडिविजुअल को, मतलब फोकस है यहाँ पर अडल्ट्स पर, एवरेज बेसिस पर डेली एक अडल्ट को 5 ग्राम से कम नमक जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये मात्रा 11 है। अडल्ट्स इंडिया में एवरेज अगर हम निकालें तो एक अडल्ट इंडिविजुअल 11 ग्राम नमक कंज्यूम करता है अपने खाने में।
WHO की हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन। इस रिपोर्ट में ना WHO ने यह बताया था कि जो 194 कंट्रीज हैं उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं अपने अपने देशों में नमक की कंजम्पशन को कम करने के लिए। शुरुआत में देखो टारगेट ये रखा गया था कि 2025 आते आते विभिन्न देश अपनी अपनी जनसंख्या में सोडियम की कंजम्पशन को 30% तक कम करेंगे। नमक में सोडियम होता है ना, तो 2025 आते आते सोडियम की कंजम्पशन को 30% तक कम किया जाएगा। लेकिन ना विभिन्न देशों में इस टारगेट को लेके बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिली। इसलिए दुखी होकर WHO ने अपने इस प्रपोजल को एक्सटेंड कर दिया, यानी जो डेडलाइन थी कि 2025 तक सोडियम की कंजम्पशन को कम करना है 30% तक, इसे एक्सटेंड करके 2030 कर दिया गया। और स्कोर भी दिया गया WHO के द्वारा विभिन्न देशों को जिन्होंने एफर्ट्स लिए जनसंख्या में यानी जनता में नमक की कंजम्पशन को कम करवाने के लिए। 0 से लेके 4 के बीच में स्कोर दिए गए, नहीं 1 से लेके 4 के बीच में स्कोर दिए गए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन सिर्फ बताने वाली बात है कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया ने क्या कुछ किया है इस मामले में। इंडिया का स्कोर 2 था, एक जिसका स्कोर था उसने सबसे कम काम किया है इस बारे में, मतलब नमक की कंजम्पशन को कम करवाने में, और जिसका स्कोर 4 था उस देश ने अच्छा काम किया है। तो इंडिया का स्कोर 2 था, मतलब इंडिया ने कम से कम एक स्टेप तो लिया है, लेकिन इंडिया को और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है इस दिशा में। अब ना राइटर कुछ बातें बोलते हैं कि क्यों इंडिया में नमक की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। जैसे देखो सीधा सीधा रिलेशन है, अगर कम सोडियम हम कंज्यूम करते हैं ना खाने में, तो ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, हाइपरटेंशन का शिकार कम होते हैं। हाइपरटेंशन की दिक्कत आपको पता है, वैसे तो जनरली जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन ना पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जो युवा लोग हैं ना वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये जो दिक्कत है ना देश में बढ़ती जा रही है। जैसे साउथ इंडिया के फेमस एक्टर थे पुनीत कुमार, यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। सीसीटीवी में काफ़ी बार ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कोई युवा पर्सन जिम कर रहा था और जिम करते करते एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। समझ गए? मतलब सीधी भाषा में बोलूं, आसान भाषा में, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का होना, और अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो बहुत तरह के कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज का खतरा रहता है। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रेन तक ब्लड जाने में रुकावट आ जाती है, इसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। अब देखो इतने ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, डेथ भी हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इससे इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। 2011 से लेकर 2025 के बीच में $3.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ इन डिजीज़ की वजह से, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज़ की वजह से। कहाँ पे? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। समझ गए? LMIC का मतलब है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और इंडिया में 2012 से लेकर 2030 के बीच में $2 ट्रिलियन का नुकसान हो गया इकोनॉमी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज। तो अर्जेंट बेसिस पर इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब देखो एक डेटा का जिक्र किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया WHO ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, इनके डेटा के अनुसार कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं ये सबसे बड़ा काज है मोर्टेलिटी का और मोर्बिडिटी का। मोर्बिडिटी मतलब बीमार हो जाना, डिसेबल हो जाना, जैसे कोई पर्सन कोमा में चला जाता है, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ हो जाती है। तो प्राइमरी रीजन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हाइपरटेंशन हमारे देश में इस प्रकार की डिजीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, यानी
कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो काफ़ी रीजन्स की वजह से हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है हाइपरटेंशन, मतलब लगातार हाई ब्लड प्रेशर का होना। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा ये कहता है हाइपरटेंशन जो है वो मैन में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू वुमेन, और वो मैन जिनकी एज 15 से ऊपर है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का होना ये साउदर्न स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली केरला में, और नॉर्थ इंडिया में पंजाब और उत्तराखंड में हाई इंसिडेंस रेट है हाइपरटेंशन के। अब देखो हाइपरटेंसिव जो पॉपुलेशन है, प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन मतलब जैसे देखो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, और प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन मतलब जैसे देखो जिनमें ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 के बीच में है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर आर्टरीज में कितना है जब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, समझ गए। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा है, बीट नहीं कर रहा है। हार्ट बीट करता है ना, बीट करेगा फिर रेस्ट करेगा, बीट करेगा फिर रेस्ट करेगा, बीट करेगा फिर रेस्ट करेगा। तो जब हार्ट बीट कर रहा होता है उस समय आर्टरीज में जितना प्रेशर होता है ना, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब वो जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। तो प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन वो जिनमें ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 के बीच में, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 के बीच में। इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, राइटर कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो पहले प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में आते थे, लेकिन अब इनको अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेज 1 हाइपरटेंशन कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब बात करें सरकार ने किया क्या है इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, या क्या एक्शन लिए हैं। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है ईट राइट मूवमेंट, मतलब मूवमेंट है जिसमें जनता को प्रेरित किया जाता है कि आप हेल्दी खाना खाइए, न्यूट्रिशन कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट्स में। ये सब इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है इस ईट राइट मूवमेंट में। अब इसी लाइन पर ना FSSAI ने ना एक सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया था, आज से थोड़ा कम। लोगों को प्रेरित किया जाता है इसमें कि आप कम सोडियम कंज्यूम कीजिए। वैसे ये जो प्रोग्राम है ना आज से थोड़ा कम, इसमें तो फैट कंजम्पशन पे फोकस किया जाता है, तो इनडायरेक्टली फोकस होता है सोल्ट पर। इसमें कहा जाता है कि आप थोड़ा कम फैट कंज्यूम कीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम होंगे, थोड़ा कम ऑयल कंज्यूम कीजिए। बट राइटर कहते हैं, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक एवरेज इंडियन का सोडियम इंटेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, 11 ग्राम के आसपास है, और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार 5 से कम होना चाहिए। तो इसलिए और ज़्यादा सरकार को करने की आवश्यकता है इस दिशा में। अभी जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ना वो कम किए जा रहे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोडियम कंजप्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हुई। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसे रिलीज किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। यहां पर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN के द्वारा। और जैसा कि हमेशा होता है कि इंडिया को काफ़ी कम स्थान मिला इस रिपोर्ट में। 137 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को स्थान मिला 126वां, यानी हैप्पीनेस के मामले में हमारा देश काफ़ी पीछे है। इवन देखो, वो देश जहां पे अभी सिविल वार चल रहा है, वो देश जिनकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो गई है, श्रीलंका जैसे देश, यूक्रेन, इराक, बुर्किना फासो, पैलेस्टीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये भी हमारे से अच्छे हैं हैप्पीनेस के मामले में। इंडिया के लोग जो हैं इनसे भी नाखुश हैं। राइटर कहते हैं, देखो वैसे एकमात्र ये हैप्पीनेस वाली रिपोर्ट नहीं है जिसमें इंडिया को नीचे नीचे वाला स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया को स्थान मिला था 107वां आउट ऑफ 121 कंट्रीज, यानी 121 कंट्रीज में से इंडिया को 107वां स्थान मिला था। और हैरानी इस बात पे हुई, नॉर्थ कोरिया, इथोपिया, सूडान, रवांडा, नाइजीरिया, कोंगो, इवन यहां पर भी ना
हंगर का जो लेवल है ना इंडिया से कम है, मतलब यहां पर कम भूखमरी है, इंडिया में ज्यादा भूखमरी है। क्या आपको लगता है वास्तव में ऐसा ही है? राइटर तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं ये जो हैप्पीनेस वाली रिपोर्ट है ना, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा ऐसा होता है कि इस रिपोर्ट में ना आपको अच्छा सा डिजाइन देखने को मिलेगा, कलरफुल ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, चार्ट्स टेबल्स देखने को मिलेगी, फोटोज दिखाई जाएंगी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की, अलग अलग रेसिस की, अलग अलग कलर्स की। डेवलपिंग कंट्रीज में दिखाया जाएगा, कोई किसान खड़ा मिलेगा क्रॉप के पास में, एक उम्मीद से देख रहा है कि हम अमीर होंगे, और दूसरा गरीब लोगों को दिखाया जाएगा, बिल्कुल जो जिनका कच्चा घर है, स्लम में रह रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है। हमेशा ऐसा ही होता है इस रिपोर्ट में, इस प्रकार की चीजें वो उनके द्वारा दिखाई जाती हैं। बट देखो इस रिपोर्ट में मतलब कितनी ज्यादा बायस्ड है ये रिपोर्ट, अब राइटर बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, मतलब कैसे वो हैप्पीनेस का लेवल मेजर करते हैं। क्या वो इंडिया में आते हैं, हर एक से पूछते हैं कि बताइए आप खुश हो क्या नहीं हो, बताइए आप खुश हो क्या नहीं हो? नहीं, ऐसा उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछना हो गया ना। वो क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स लगाते हैं अपने हिसाब से। वो पूछते हैं कि अभी आप कहां पर हो और कहां पे जा सकते हो, इसमें कितना गैप है ये बताइए। समझ गए? मान लीजिए मेरे पास आए, मेरे से पूछेंगे कि 10 में से अभी कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो, कहां तक जा सकते हो। मैं बोलूंगा कि अभी जो मेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं 2 नंबर पे हूं और 9 नंबर पे जा सकता हूं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा नाखुश है, वो अपनी सिचुएशन से खुश नहीं है। समझ गए? इसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी देखी जाती है। पर कैपिटा इनकम जाहिर तौर पे डेवलप कंट्रीज की ज़्यादा होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनमें जो ये अमीर देश है ना जाहिर तौर पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसका मतलब उनकी अमीरी की डेफिनेशन ही गलत है। जैसे पर कैपिटा इनकम वो देखते हैं, पर कैपिटा इनकम रिच कंट्रीज की ज़्यादा होती है। चैरिटी देखते हैं, चैरिटी जाहिर तौर पे जहाँ पे पैसा होगा वहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी, यानी अमीर देशों में, डेवलप कंट्रीज में। करप्शन चलो मान लिया एक अलग इशू है। सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा दिए जाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू होता है। फिर ये पूछा जाता है कि आप कितने स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन खुद से लेने में। अब जाहिर तौर पे देखो डेवलप कंट्रीज की जो सोसाइटीज हैं वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हैं। हम जो है वो कम्युनिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे घर में डिसीजन जो है परिवार में डिस्कस करके लिए जाते हैं, लेकिन डेवलप कंट्रीज में ऐसा थोड़ा कम होता है। वहां इंडिविजुअलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटीज ज्यादा हैं। समझ गए? लेकिन इन मुद्दों पर यह तय कर लिया जाता है कौन सा देश हैप्पी है, कौन सा नहीं है। और वो भी जो ये पैरामीटर्स है ना कि आप बताइए कहां पे 10 में से कौन से स्कोर पे अभी आप एग्जिस्ट कर रहे हो, कहां पे आप जा सकते हो। कितने लोगों से पूछा जाता है? सिर्फ 2000 लोगों से। 500 से लेकर 2000 लोगों तक का डेटा होता है इनके पास ये इंडेक्स जारी करने से पहले। अब इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, लेकिन डेटा रिलीज किया जाता है सिर्फ 2000 तक का। 2000 लोगों के डेटा के आधार पर 140 करोड़ के देश का भविष्य तय कर देते हो। आप बता देते हो कि ये देश हैप्पी है कि नहीं है। फिनलैंड जैसा देश है, राइटर बोलते हैं फिनलैंड जैसा देश है जो लगातार 6 साल से टॉप पर आ रहा है इस इंडेक्स में। वो एक ऐसा देश है जहां पे सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। 2 महीने तक तो सनराइज भी नहीं होता, पूरी तरह से अंधेरा रहता है, यानी 50 दिनों तक तो वहां पे मतलब परमानेंट डार्क रहता है पूरा। लेकिन इसके अलावा भी राइटर बोलते हैं कि फिनलैंड के जो लोग हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। और दूसरी तरफ इंडिया को देखिए, इंडिया में आईपीएल तक के मैच को कितना सेलिब्रेट किया जाता है। मैच में आप जाके देखो किसी स्टेडियम में कितना ज़्यादा फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। इंडिया की वेडिंग में आप देख लीजिए किस प्रकार से जश्न मनाया जाता है बच्चे के जन्म पर। इसके अलावा इंडिया में डाइवोर्स रेट कम है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एल्डर से मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में उनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ होती हैं, भगवान के साथ में ज़्यादा नज़दीकियाँ होती है यहाँ पे लोगों की। यहाँ के लोग कम मनी सेंट्रिक हैं। इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी मतलब इंडिया को अनहैप्पी बताया जाता है, जो कि टोटली गलत है। जो लोग इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं राइटर के अनुसार, उन्हें ना एक बार इंडिया में आना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे लोग छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे इतने सारे तो त्यौहार हैं हमारे देश में सेलिब्रेट करने के लिए
तो देखना चाहिए उनको कि कितनी छोटी छोटी खुशियों को इंडिया सेलिब्रेट करता है। वहां पे तो गिने चुने त्यौहार हैं 2-3, फिर भी इंडिया को अनहैप्पी बता दिया जाता है इस रिपोर्ट में। तो यही पूरा आर्टिकल है। बताया जाता है कि आर्टिकल बायस्ड है पूरी तरह से, और जो लोग हैं वो यहाँ पे आते नहीं हैं, उनके अपने क्राइटेरिया हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पर लागू होते हैं, हमारे देश पे लागू नहीं होते। उनके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है, हमारे लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का टॉपिक एक डिस्कस कर लेते हैं, एथिक्स इन आईआर से संबंधित। क्या टॉपिक का नाम है एथिक्स का? एथिक्स इन आईआर। एथिक्स इन आईआर यानी एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। सिंपल मतलब ये है, जब दो देश एक दूसरे के साथ डील करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी के साथ डील कर रहा है, तो ए का जो कंडक्ट है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सभी देश एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें और सभी देश एक दूसरे की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी का सम्मान करें। ऐसा नहीं कि ए देश के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है कि बी देश की सोवरेनिटी हर्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर देखो आज के समय में इंडिया नेपाल के अंदर नेपाल से बिना पूछे कोई रोड बनाने लग जाता है, या फिर नेपाल के अंदर कुछ ऐसा करना लग जाता है जिसके लिए नेपाल की अनुमति नहीं ली गई है, तो नेपाल तो सीधा सीधा बोलेगा ना कि भैया आप हमारी टेरिटरी के अंदर हमसे पूछे बिना क्या कर रहे हो, ये हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन है, ये हमारी आज़ादी का वायलेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देश एक दूसरे की आज़ादी का, सोवरेनिटी का सम्मान करें, ह्यूमन वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस प्रमोट करें, यानी एक दूसरे के ऊपर जब देश डिपेंडेंट रहेंगे तो वार की संभावना कम हो जाती है और कोऑपरेशन की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट में जो ग्लोबल कॉमन गुड है, जैसे देखो आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, स्पेस, या फिर जो इंटरनेशनल वाटर हैं, ये सब ग्लोबल कॉमन गुड हैं। मतलब किसी एक देश का हक नहीं है इन सभी ग्लोबल कॉमन गुड्स पर। तो इन सभी ग्लोबल कॉमन गुड्स का इस्तेमाल किया जाए सोसाइटी की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए। तो ये कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। देखो आईआर में एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की बात करना ये कोई नई चीज़ नहीं है। कौटिल्य ने भी फॉरेन रिलेशंस में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने पे काफ़ी फोकस किया था, और इंडियन फिलोसफी तो हमेशा से इस मामले में इंक्लूसिव रही है। इंडिया ने बाहर से जो एथिकल आइडियाज़ या फिर एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने कल्चर में अडोप्ट किया है। लेकिन मॉडर्न ईरा में जब से नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया है, तब से और ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। जो यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सोसाइटी के लिए कॉमन गुड को प्रमोट किया जा सके, और जो वर्ल्ड की शेयर्ड वैल्यूज़ हैं जैसे ह्यूमन राइट्स, इन सब को प्रमोट किया जा सके। तो इस वजह से यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। और यूएन की आपको पता है 1948 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आई थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस या फिर कन्वेंशंस फैसिलिटेट की गई हैं यूएन के द्वारा, वुमेन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के संदर्भ में, विभिन्न कल्चर्स के रिस्पेक्ट में और पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में भी। और यूएन देखो एथिक्स को प्रमोट करता है गवर्नेंस में रिसर्च की सहायता से, और विभिन्न कंट्रीज़ में जो अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है उन एथिकल प्रैक्टिसेस को यूएन कोशिश करता है कि दूसरे देशों में भी प्रोपगेट किया जाए, उन अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए। इसके अलावा यूएन ने सिविल सर्वेंट्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट किया था, और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रिपेयर किया गया है यूएन के द्वारा। और सबसे लास्ट में यूएन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गुड गवर्नेंस को पॉपुलराइज करने में, यानी विभिन्न देशों में गुड गवर्नेंस आए, कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए विभिन्न गवर्नमेंट्स के द्वारा, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूएन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कहने का एसेंस यहाँ पर यह हुआ, मॉडर्न ईरा में यूएन काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी विभिन्न देश जब एक दूसरे के साथ डील करें तो उनका जो कंडक्ट है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के आधार पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं, अब देखो हम विभिन्न अप्रोचेस या फिर विभिन्न मॉडल्स की बात करते हैं एथिक्स इन आईआर से संबंधित। मेनली 3 अप्रोचेस हैं एथिक्स इन आईआर में, मॉरल रियलिज्म,
मोरल आइडियलिज्म और सबसे लास्ट में एथिक्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। सबसे पहले बात करते हैं मोरल रियलिज्म की। ये जो फिलोसफी है वो ये कहती है पावर ही वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकती है। इस फिलोसफी के द्वारा पावर को बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है वर्ल्ड में सिक्योरिटी के लिए, हार्मनी के लिए और पीस के लिए। इस फिलोसफी का ये भी मानना है कि वर्ल्ड में नेशन स्टेट्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, उनका रेजोल्यूशन हो सकता है पावर की सहायता से। फॉर एग्जांपल यूएस लेड जो नाटो ब्लॉक है, इस ब्लॉक ने काफ़ी सारे देशों में इंटरवेंशन किया, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, इराक में, क्योंकि इनको ये लगता है बातचीत से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पावर की सहायता से चीज़ों को सोल्व किया जा सकता है। तो ये जो फिलोसफी है वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करती है। फॉर एग्जांपल यूएसए एकमात्र सुपर पावर बना रहना चाहता था। वो बात अलग है कि आज के समय में यूएसए की जो सुपर पावर का स्टेटस है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ है और चाइना चैलेंज कर रहा है यूएसए को एज ए सुपर पावर। वैसे तो देखो इस अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, रिजेक्ट भी किया जाता है इस अप्रोच को, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि पावर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पावर किससे डिसाइड होती है? आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है, टेक्नोलॉजी आपके पास कैसी है, इकोनॉमी आपके पास कैसी है, आपके देश में क्या है, डेमोक्रेसी है या फिर वन पार्टी रूल है, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है आपके देश में। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किस देश के पास कितनी पावर है। वैसे ये जो अप्रोच है वो यूएन की भी अगेंस्ट है। ये जो फिलोसफी है मोरल रियलिज्म की, ये इनइक्वालिटी, सुपीरियरिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। इस अप्रोच से देखो वर्ल्ड में इश्यूज सोल्व होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप यूएस का ही एग्जांपल ले सकते हो, नाटो का। अफगानिस्तान में क्या स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हुई? यूएसए के इंटरवेंशन से नहीं हुई। यूएसए और नाटो ने इराक में भी इंटरवेंशन किया था, क्या वहाँ पे पीस या फिर हार्मनी इस्टेब्लिश हुई, स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हुई? नहीं हुई। तो ये जो अप्रोच है वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी के बजाय और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज कर देती है। अब नेक्स्ट देखो एथिक्स इन आईआर में हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं मोरल आइडियलिज्म। मोरल आइडियलिज्म फिलोसफी ये कहती है मोरल वैल्यूज़ एक प्रकार से आधार होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, कैसे विभिन्न कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंडक्ट करती हैं, डील करती हैं। यानी मोरल वैल्यूज़ के आधार पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करें। फॉर एग्जांपल पंचशील सिद्धांत या फिर गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन देखो 1990s में आया था और पंचशील सिद्धांत आया था 1950s में। गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इंडिया अपने नेबर्स को सिर्फ दे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। और मोदी डॉक्ट्रिन भी आप कह सकते हो। मोदी डॉक्ट्रिन वैसे कुछ खास स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन कहा आमतौर पे ये जाता है कि मोदी डॉक्ट्रिन भी यही कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी इंडिया दूसरे देशों की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा। मोरल जो आइडियलिज्म है ये फिलोसफी कहती है कि जो अमीर कंट्री हैं उन देशों को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने में, और वर्ल्ड के वो देश जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे समृद्धि लाने में। अमीर देशों को गरीब देशों की हेल्प करनी चाहिए और एक देश के दूसरे देश के साथ जो रिलेशंस हैं वो वैल्यूज़ के आधार पर होने चाहिए, ना कि इस आधार पर कि इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है, ट्रेड में घाटा हो रहा है, कॉमर्स में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। समझ गए? यानी ए देश बी देश के साथ डील करे, ये ना देखे ए देश बी देश के साथ डील करते वक्त कि ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी इन सब में गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ए देश जब बी देश के साथ डील करे तो वैल्यूज़ के आधार पर कंडक्ट होना चाहिए ए देश का बी देश के साथ। मोरल आइडियलिज्म फिलोसफी ये भी कहती है सभी देशों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से फॉर्मुलेट कर सकें, ना कि कोई दूसरा देश उन्हें प्रेशराइज करे फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे यूएसए पे काफ़ी बार आरोप लगते हैं, यूएसए छोटे छोटे देशों को प्रेशराइज करता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के हिसाब से बनाए, अदरवाइज यूएसए उन पर सैंक्शंस लगा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देशों के पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से फॉर्मुलेट कर सकें। मोरल आइडियलिज्म की फिलोसफी इसके अलावा देखो ये भी कहती है अगर
दो देशों के बीच किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है तो भी उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाए वैल्यूज के आधार पर, ना कि युद्ध की सहायता से, ना कि पावर की सहायता से। जैसे हमने समझा मोरल रियलिज्म जो फिलोसफी है वो पावर को यूज करने की बात करती है, वो कहती है पावर एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। लेकिन जो मोरल आइडियलिज्म फिलोसफी है ये कहती है दो देशों के बीच अगर कन्फ्लिक्ट होता भी है तो आप वैल्यूज के आधार पर उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाइए। लेकिन देखो ये सब चीजें आसान नहीं हैं, क्योंकि दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है। मान लीजिए ए का बी के साथ कन्फ्लिक्ट है तो ए बी के साथ कैसे डील करेगा बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। उस समय सिचुएशन कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, ए देश के अंदर जो गवर्नमेंट है, या फिर नेशनल इंटरेस्ट क्या कहते हैं। मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि ए देश बी देश के साथ जब डील करेगा कोई कन्फ्लिक्ट होने पर तो एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ए देश का कंडक्ट होगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो हमने डिस्कस किया कि सिचुएशन कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है गवर्नमेंट की, और नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है। इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी मोरल आइडियलिज्म फिलोसफी अच्छी तो है लेकिन प्रैक्टिकली इसे कम फॉलो किया जाता है। प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है मोरल रियलिज्म फिलोसफी को, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हालांकि उस फिलोसफी को सभी रिजेक्ट करते हैं, फॉलो उसी फिलोसफी को करते हैं। ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि हाँ हम ये आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, मोरल आइडियलिज्म, लेकिन असल में कोई नहीं करता। सभी देश नेशनल इंटरेस्ट को वरीयता देते हैं। वो नहीं देखते कि उनका जो काम है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या फिर नहीं है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए बड़ी बड़ी बातें बोलता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो जमाल खशोगी की हत्या की गई यूएसए चुप है उस पर। मतलब यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते ठीक वैसे ही रखना चाहता है जैसे पहले थे, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं। यूएसए जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, यूएसए को सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति साफ तौर पे बोलते हैं भैया नेशनल इंटरेस्ट ऊपर है, सऊदी अरेबिया हमारा मित्र देश है, सऊदी अरेबिया हमारे से हथियार खरीद रहा है, इसलिए उनके साथ हम रिलेशंस को स्पॉइल नहीं करेंगे। तो कहने का एसेंस यही है, मोरल आइडियलिज्म फिलोसफी को प्रैक्टिकली कोई देश फॉलो नहीं करता है। सभी देश प्रैक्टिकली मोरल रियलिज्म वाली फिलोसफी को ही फॉलो करते हैं। वैसे देखो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा रहा है। यूं तो नहीं कह सकते कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके वैल्यूज़ को फॉलो करता है, लेकिन कम से कम इंडिया के द्वारा वैल्यूज़ की बात की जाती है। इंडिया नैम फिलोसफी को फॉलो करता है। इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता है और हमारी सॉफ्ट पावर काफ़ी अच्छी है, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट है दुनिया भर में। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ के मामले में जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली अच्छा है। अब तीसरी फिलोसफी की बात करते हैं, एथिक्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। दो फिलोसफी हम डिस्कस कर चुके हैं एथिक्स इन आईआर में, एक मोरल रियलिज्म, दूसरी मोरल आइडियलिज्म।